नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस क्लास में एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और जीडी, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक कार्य क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिनों बाद छोड़ देता है। तो पूरा होने में कितना समय लगेगा कार्य? तो देखिएगा दोस्तों, ए, बी और सी है वो क्रमशः कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में, 12 दिनों में और 15 दिनों में। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम जो होगा वो आपका टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम आया इसका 60 और ये आपका टोटल वर्क है। ये क्या है? आपका टोटल वर्क है। अब हम यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो 10 से भाग देते हैं हम, 10 6 का 60, 12 से भाग देने पर 5 बार में जाएगा और 15 से भाग देने पर यह 4 बार में जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी कार्य क्षमता आ गई। ये हो गई आपकी कार्य क्षमता और ये हो गई आपकी टोटल वर्क। तो अब बोला क्या गया है कि ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। जब आप 5 दिन पहले छोड़ रहा है यानी कि 5 दिन एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, है ना? 5 दिन एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। तो ए की एफिशिएंसी है आपकी 6 और उसको 5 दिन कार्य करना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, यानी कि 30 दिन और कार्य करना पड़ेगा। तो हम इसमें जोड़ देते हैं 30 दिन। अब बोला क्या गया है कि बी उसे ए के 2 दिनों बाद छोड़ देता है, यानी कि 2 दिनों बाद छोड़ रहा है, यानी कि यह 3 दिनों पहले छोड़ रहा है, ये है ना? जब यह ए 5 दिन पहले छोड़ रहा है तो ये 2 दिनों बाद छोड़ रहा है, यानी कि ए से 3 दिनों पहले छोड़ रहा है ये। ठीक है ना दोस्तों? तो ये 3 दिनों पहले छोड़ रहा है यानी कि कार्य को। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी इफिशियंसी है 5 बी की, और ये 3 दिनों पहले छोड़ रहा है यानी कि 15 कार्य एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो इतना कार्य इन तीनों को अब टोटल करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा कार्य है क्योंकि ये 5 दिन पहले छोड़ रहा है और बी इसे 3 दिन पहले छोड़ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा कार्य होगा। तो इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, फिर टोटल इफिशियंसी से हम भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 6 3 9 और 1 10, 105। तो अब हमें पहले जो थे 160 कार्य थे, 60 कार्य थे, तो अब हमें पहले 60 कार्य थे, तो अब हमें 105 कार्य करना पड़ेंगे। तो हम इसको भाग दे देते हैं। तो 105 से हम भाग दे देते हैं। अब इनका 6 5 11 और 11 और 4 15 इसकी टोटल इफिशियंसी है। तो 15 से भाग दे देते हैं। तो 7 दिन हमारा आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 आदमी या 24 लड़के काम को 66 दिन में कर सकते हैं। तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हमें इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 आदमी दिया गया है और या तो 24 लड़के एक काम को 66 दिन में करते हैं, या तो 12 आदमी या तो 24 लड़के। ठीक है? तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 12 है और आदमी को मैं ए लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और 24 लड़के तो मैं इसको एल लिख देता हूँ। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो इसकी जो एफिशिएंसी आ गई आदमी और लड़के की, वो आ गई आपकी 2 और 1 की एफिशिएंसी आ गई। आदमी की 2 है और लड़के की 1 है। अब देखिएगा दोस्तों, हमें 12 आदमी की निकाले, कोई भी एक हम चूज़ कर लेते हैं, या तो 12 आदमी चूज़ कर लेते हैं या तो 24 लड़के। तो हम 12 आदमी चूज़ कर लेते हैं। आप लोग चूँकि जानते हैं कि
इंटू एच इंटू डी होता है, यानी कि आदमी गुणित घंटे गुणित दिन, है ना, मेन या तो हावर या गुणित डे। तो 12 आदमी हो गया और कितने दिनों में कर रहा है, 66 दिनों में कर रहा है, और 15 आदमी हो गया प्लस 6 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम x दिन में करेंगे और इसी x का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे इफ़िशियंसी की, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, क्योंकि 2 है, एक इफ़िशियंसी की क्या है 2 है, और इसकी इफ़िशियंसी है, इसकी इफ़िशियंसी क्या है 2 है, और लड़की की इफ़िशियंसी 1 है। तो हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपका 66, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और 30 और 6 36 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें x दिनों, x ये आपका डे है, तो हम यहाँ से काट लेते हैं 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा आपका 44 दिन, आपका आंसर आ जाएगा। 22 दूना 44, x बराबर क्या आ जाएगा 44 दिन, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे कैसे किए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं 12 आदमी और 24 लड़के की, तभी हम आगे की प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये SSC MTS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये SSC MTS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो बोला क्या जा रहा है कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, हम सोनाली की है और मोनाली की आयु, जो वर्तमान आयु है हम उसको 5x मान लेते हैं सोनाली की, और मोनाली की 3x मान लेते हैं। तो अब देखिएगा दोस्तों, जो सोनाली की आयु है वर्तमान आयु वो 5x है, और अब से 5 वर्ष बाद यानी कि +5 कर देते हैं, और जो मोनाली के आयु है वो है वर्तमान आयु 3x, और वो भी 5 वर्ष बाद कितने अनुपात में है 10:7 में है। तो अब हम यहाँ से तिर्यक गुणा करके हल कर लेते हैं, इसको ऐसा गुणा कर देते हैं 7 को, और 10 को इधर गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 पंचे 35x, 7 पंचे 35, 10 तिया 30x, और 10 पंचे 50। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 5x, और 50 से 35 गया 15, तो x का मान जो आया 3 आया। तो अब हमें पूछा क्या जा रहा है मोनाली की वर्तमान आयु, और मोनाली की वर्तमान आयु क्या है 3x है। तो 3x है, तो क्या करेंगे दोस्तों 3 × 3 कर देंगे। तो 3 × 3 करने पर क्या आया 9 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 वर्ष, यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ इसे आप केयरफुली देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो जो माँ की आयु को शामिल न करने पर औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है। तो माँ की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा दोस्तों, माँ और उसके 6 बच्चों की आयु, यानी कि कितने टोटल लोग हैं 7 लोग हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि कुल आयु निकाल लेते हैं 7 × 12 यानी कि 84। अब बोला जा रहा है कि माँ की आयु को शामिल न करने पर, अगर माँ की आयु को शामिल नहीं करेंगे तो आयु 5 वर्ष कम हो जाती है। यानी कि अब कितने आदमी हो गए 6 आदमी हो गए, और औसत आयु 5 वर्ष कम हो गई, यानी कि 12 से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। तो 7 × 6 = 42। तो ये हो गई आपकी माँ के साथ, यानी कि टोटल 7 लोगों का, और ये हो गया माँ के बिना, है ना। तो इन जो दोनों का डिफरेंस होगा यही आपकी माँ की आयु होगी। तो माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पर कितना आएगा आपका 42 आएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनियों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपया प्रति किलोग्राम का बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये CP का रेशियो है ना दोस्तों, और ये SP में है, ये इसका SP दिया है। ठीक है, तो हमें इसको भी आपको सबसे पहले हम CP में कन्वर्ट करेंगे,
सीपी में कन्वर्ट करके फिर क्या करेंगे, हम मिश्रण के नियम से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले 10% का लाभ है, यानी कि 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी कि 10 से 11 का लाभ हो रहा है, यानी कि सीपी अगर 10 है तो एस विक्रय मूल्य हो जाएगा 11, तो 11 है आपका 35.2 के बराबर। तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11 या 33 और 11 दूनी 22, तो 3.2। तो हम ओरिजिनल सीपी निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। अब हमारे पास सीपी का रेशियो आ गया है, तो हम ओरिजिनल सीपी निकाल लेते हैं। एसपी का रेशियो आ गया तो सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3.2 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे जो आया है वो आया है, क्या आया, 20 आ गया, सॉरी 32 आ गया। तो ये हमारा सीपी हो गया दोस्तों। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब मिश्रण के नियम से हम हल करते हैं। देखिए ये है 38 रुपये प्रति किलोग्राम और ये है आपका 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और हमें ये 32 लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ इससे हम यहाँ इसको घटा लेते हैं, तो कितना आया, 6 आया, और 32 से हम 30 घटा लेते हैं तो 2 आया। तो हम इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 1:3 आया। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा दोस्तों, हमें A+B अनुपात और A-B बराबर 5:3 हमें दिया गया है। हमें फिर इनका मान अब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें दिया गया है A+B बराबर है, ये 5 दिया गया है इसका रेशियो, और A-B ये दिया गया है, हमें 3 दिया गया है। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो B से B कट जाएगा, तो 2A बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 3 8, तो A बराबर 4 आ गया। तो जब A बराबर 4 आ गया है तो B बराबर भी आ जाएगा आपका, B बराबर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों A बराबर 4 आ गया और B बराबर 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं, तो मान रखने पर कितना आएगा, 4² + 1² और 4² - 1²। तो यहाँ से ये आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 17:15 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया, ये एसएससी सीजीएल में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको बहुत ही केयरफुली देखिए। बोला क्या गया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। फिर मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र का 63 डिग्री सेल्सियस है। फिर हमें अनुपात दिया गया है सोमवार और शुक्रवार के तापमान का। तो हमें शुक्रवार का तापमान निकालना है। हमें किसका निकालना है, फ्राइडे का तापमान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार का दिया है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार को B से और बृहस्पतिवार को मैं V से कर देता हूँ। इसका औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो कुल इनका योग हो जाएगा, इन चारों का वो हो जाएगा आपका 4 से गुणा कर देंगे तो 240 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, शुक्रवार को मैं F से कर देता हूँ, क्योंकि इधर S लिखे हैं, सोमवार हो गया है ना दोस्तों, तो मैं इसको F से लिख देता हूँ, F से नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका है जो है 63 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको भी 4 से गुना कर देते हो तो इनका कुल योग आ जाएगा। तो 4 या 12 का 2 हासिला 1, 4 का 24 और 24 और 1 25, तो ये हो गया आपका 252 डिग्री सेल्सियस। अब बोला गया क्या गया है कि सोमवार और शुक्रवार के तापमान के अनुपात 21:25 है। तो आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो कॉमन क्या है, ये है आपका मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। यहाँ पे भी कॉमन मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो अंतर आ रहा है, जो डिग्री का अंतर आ रहा है, वो किसका अंतर है,
वो किसका अंतर होगा दोस्तों? ये इसका ही अंतर होगा, सोमवार और शुक्रवार का। ठीक है दोस्तों, जो ये अंतर आ रहा है ये सोमवार और शुक्रवार का ही अंतर होगा। तो हम यहाँ से कर देते हैं f माइनस एस बराबर कितना का अंतर आ रहा है? 12 का अंतर आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं। देखिए यहाँ पे शुक्रवार का जो है रेशियो वो है 25 और सोमवार का रेशियो है वो 21। तो हम मान रख देते हैं 25x माइनस 21x बराबर 12 और यहाँ से आया 4x बराबर 12। तो x का मान जो आ गया वो आ गया हमारा 3। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है, क्या किया है हम? f माइनस एस है तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनुपात दिया है तो हम अनुपात का यहाँ पे मान रख देते हैं। हम 25x मान लिए और 21x मान लिए। तो फिर यहाँ से हम सॉल्व कर दिए तो x का मान जो आ गया 3 आ गया। तो अब हमें शुक्रवार के तापमान को पूछा गया है, तो शुक्रवार का तापमान का रेशियो क्या है? वो 25 है। तो 25 इंटू 3 कर देना है। 25 इंटू क्या कर देना है? 3 कर देना है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 75 आपका आंसर आ जाएगा। तो 75 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु को 2 रुपये 425 में बेचने के बाद जो लाभ हुआ है, यदि उसे 355 में बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है तो उस वस्तु की लागत क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें करना क्या है कि जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे हम कर लेते हैं। बोला क्या गया है कि लाभ और हानि बराबर है। लाभ और क्या है? हानि बराबर है। लाभ और हानि बराबर है। तो लाभ कब होता है दोस्तों? आप बताइए, लाभ कब होता है? लाभ जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तब, और विक्रय मूल्य कम होता है तब होता है। यानी कि विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है, यानी कि SP माइनस CP जब करते हैं तब हमारा लाभ आता है। और हानि कब आता है? जब CP माइनस SP करते हैं तो हमारी हानि आती है। तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं। पहला मान रखते हैं हम 425, ये भी SP है, और यहाँ पे भी रख देते हैं हम SP। दूसरी SP रख देते हैं, ये भी आपकी 355 है। फिर यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2CP बराबर 5 5 10 और 5 2 7 1 8 और 4 3 5 2 7 1 8 और 4 3 7। तो यहाँ से हम फिर 2 से काट लेते हैं। 2 3 6, 2 9 18, तो 390 हमारा CP आ गया। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, ये आपका बेस्ट मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसी व्यापारी ने अपने व्यवसायी बट्टे की दर यानी कि जो बट्टे यानी कि छूट यानी कि डिस्काउंट की दर 25% से 15% कर दी। इससे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि होगी? देखिएगा दोस्तों, जब भी ना बट्टा दिया जाता है या छूट दिया जाता है तो हमेशा MRP पे दिया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य में हमें छूट दिया जाता है। तो जब भी छूट दिया जाता है तो जैसे कि मान लो कि हमारा MRP 100 है तो हमें 25% छूट दिया जा रहा है। तो जब 25% छूट दिया जा रहा है यानी कि वो 75 रुपये में हमें बेचा जा रहा है। 75 रुपये में हम ले रहे हैं यानी कि SP 75 रुपये हो गया। तो अब बोला क्या जा रहा है? 25% से 15% कर दी गई तो विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई? तो ये आपका MRP है। फिर एक बार MRP हम 100 मान लेते हैं तो हम 15% जब हम कर रहे हैं यानी कि 85 में बेच रहे हैं। तो पहले 75 था, अब 85 में मिल रहा है हमें। तो कितनी की वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई। किसके रिस्पेक्ट में? 75 के रिस्पेक्ट में। 75 से वृद्धि हुई ना, गुना 100। 25 या 75, 25 चौके 100, तो 40/3 यानी कि 13 सही 1/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है, तो अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए, आप क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। आप क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर
42 रुपये की छूट दी जाती है। तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। यानी कि मूल कीमत की 86% हो रही है और 42 रुपये की छूट दी जा रही है। ठीक है, यानी कि नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86%, यानी कि हम 86/100 लिख सकते हैं। मूल कीमत की बोला जा रहा है ना, मूल कीमत की, तो का है तो ये आप हम इसको मूल कीमत यानी कि MRP मान सकते हैं। मूल कीमत की 86% हो जाती है और ये हो जाएगा आपका SP, यानी कि घटी हुई कीमत अब 86 में दिया जा रहा है। तो देखिएगा छूट दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, 42 का छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम छूट निकाल लेते हैं, छूट का रेशियो देख सकते हैं आप। छूट का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, जब MRP से SP घटाएंगे तो हमारा छूट निकल जाएगा। तो छूट कितनी की दी जा रही है, 100 में से 86 घटाएंगे 14 की छूट दी जा रही है। एक्चुअल के बराबर कर देंगे हम, तो 1 बराबर आ जाएगा 3। तो अंकित कीमत को आप तो निकल गया फिर 100 गुणा 3। अंकित कीमत कितनी है, 100 है, इंटू 3, तो 100 दिया 300। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। तो अब उनकी बचत बराबर है, तो ए का वेतन कितना है। देखिएगा दोस्तों क्या बोला गया है, उनकी बचत बराबर है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, है ना, बचत बराबर है। ठीक है, ए और बी का वेतन है, कुल मिलाकर कितना है, 40,000 रुपया है। 85% खर्च कर रहा है ए, जो ए व्यक्ति है अपने वेतन का 85%, यानी कि 85% को लिख सकते हैं हम 17/100, और बी जो है वो कर रहा है आपका 95%, यानी कि 19/100। तो अब देखिएगा दोस्तों, ये तो है आपका खर्च। ठीक है, 85% खर्च कर रहा है, यानी कि 17 खर्च कर रहा है आपका, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ये 20 है। ठीक है, जब हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये 20 होगा, मैंने गलती से 100 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका खर्च है आपका 17 और ये है आपका खर्च 19 और ये है आपका आय 20 और ये है आपका आय 20 एक ही। तो अब देखिएगा दोस्तों, जब बचत कैसे निकालते हैं, जब आय से हम खर्च घटाते हैं तो हमारा बचत निकल जाता है। तो इसका बचत कितना है, 3 का, इसका बचत कितना है, 1 का। ठीक है, 20 से 19 घटाएंगे तो इसका 3 का बचत, इसका 1 का बचत। बोला क्या जा रहा है कि अब उनकी बचत बराबर है, तो इन दोनों की बचत को हम बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 3 का गुना कर देते हैं, तो इन दोनों की बचत बराबर हो जाती है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो जब यहाँ पे हमारा 3 है तो इधर जो है ये वाला आय ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो एक है आपका 20, तो x मान लेते हैं 20x, और इसका है 20 दिया 60x, इसको बराबर कर देते हैं हम 40,000 के। तो ये हो जाएगा आपका 80x बराबर 40,000। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, x बराबर हो गया आपका 500। तो x बराबर जब 500 आ गया है तो हमारा ए का वेतन पूछा गया है, तो ए का वेतन पूछा गया है तो ये है आपका 20x, तो 20 गुणा 500 बराबर हो जाएगा आपका 10,000। आपका ए का वेतन निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो ए का वेतन 10,000 है, तो बी का वेतन आपका 30,000 है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18/5 तथा 20/9 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी ये भिन्न में है, ये क्या है आपका भिन्न में है, 18/5 और 20/9। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं हम, महत्तम समापवर्तक। तो जब ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो टोटल जो आएगा वो हमारा लघुत्तम समापवर्तक ही आएगा। भिन्न का इसी प्रकार से निकालते हैं। और जब हमें महत्तम समापवर्तक पूछा जाता है तो अंश का हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं और इसका आपका हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो फिलहाल तो हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं और हर का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो 18 और 20 है आपका हर में, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा आपका
2 निया 18, 2 दहम 20, तो 10 निया 90, 90 दूनी 180, तो 180 इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया। अब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो महत्तम समापवर्तक है 5 और 9, तो ये तो भाग ही नहीं जा रहा है किसी से, तो इसका महत्तम समापवर्तक आएगा 1। तो जो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 180 यही आएगा, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका 180 हमारा ऑप्शन होगा। तो आंसर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों, हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 24 को 4 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका अंडर रूट में है, तो जब ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट से 4 निकल जाएगा, तो ये दो हो जाएगा, तो 2√6 से बचा। इसी प्रकार ये होता है आपका 30, ये 216 है आपका, ये होता है 36 × 6, तो यहाँ से भी आपका 36 से 6 से निकल जाएगा, ये बचेगा आपका √6। ये होता है आपका 16 × 6 = 96, तो 16 यानी कि 4 निकल जाएगा आपका, बचेगा आपका √6। तो फिर यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 2 8 √6 अपॉन 4 √6, 6 से 6 कट गया, 4 दूनी 8, तो 2 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके मन में आ रहा होगा। इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो यहाँ पे है इस 3 2 और 6, ठीक है, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा एलसीएम। अब इनका 6 एलसीएम आ गया है, तो हम इन तीनों से फिर 3 2 और 6 से हम इसको भाग देते हैं और इसके हम घात में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 5 और 12 के घात में लिखेंगे, तो फिर जो हमारा सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। जब एलसीएम हम इनका लिए तो ये आया हमारा एलसीएम 6, तो 3 से भाग देते हैं, तो 3 दूनी 6, तो 6 का जो वर्ग होगा वो 2 होगा, 2 तिया 6, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 3, 5 का जो क्यूब हो जाएगा, और 6 कम 6, तो 12 का ये घात में 1 ही होगा। तो देखिएगा अब इसको हल करते हैं, 36 125 और 12, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 125, यानी कि कौन सा होगा, ये आपका 5 की घात 3 वाला, यानी कि 5 √। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दिया गया है आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर का मान है आपका, कुल योग है इसका 55 है। तो हमें इनका निकालना है और ये हमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इससे जब ये मान दिया गया है तो इससे कुछ ना कुछ तो संबंधित होगा। जब ये वाला मान हमें दिया गया है तो जो पूछा गया है उससे तो कुछ ना कुछ संबंधित होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, तो 2 का स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना। देखिएगा ये इससे गुणा होगा तो सेम आएगा, इससे भी गुणा होगा तो ये आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका जो मान है वो दिया गया है आपका 55, तो 210 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी 220 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये सभी चीज़ें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5/7, 7/9 तथा 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इसका कैसे निकालेंगे, 5/7, 7/9, 11/13। जब भी भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न पूछे जाए तो कैसे करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। सबसे पहले 2 का हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 का कंपेयर करेंगे तो 9 पंचे 45, 7 7 49। तो अब देखिएगा दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों में से कौन सा बड़ा है। आप देख सकते हैं कि 49 बड़ा है, 49 बड़ा है, यानी कि ये भिन्न बड़ा है, तो ये आपका छोटा हो गया, तो हम इसको काट देते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इसमें और ये वाला जो बड़ा है, तो ये होगा आपका, फिर से गुणा कर देते हैं, 13 7 91,
9 11 99, 13 7 3 91, 11 9 99, तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा और ये आपका छोटा होगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो 11/13 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा? ये होगा छोटा, और ये इसके बाद बीच का होगा ये, ठीक है। इसी प्रकार से आप छोटा भी निकाल सकते हैं। छोटा पूछा है तो सबसे पहले 45 ले लेंगे, फिर इसके साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व? तो हम यहाँ पे क्या है, संख्या क्या है, हम यहाँ पे स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दी गई है हमें पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है। तो देखिएगा दोस्तों, 81 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 81 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 25 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/81 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 81 को हम 9/2 नहीं लिखते, हम 9/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे? 3 की घात 4 लिख देते हैं। और 25 को लिखते हैं हम 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4, तो 4 से 4 कट गया। उसी प्रकार यहाँ से हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 0.5 को 1.2 कर सकते हैं, तो ये 2 से 2 कट गया। उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे 27 है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 27 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। और 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, यानी कि जुड़ जाती है, ठीक है। जब आधार समान हो तो घातें क्या है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है? 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 9/2। तो हम यहाँ इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों? इधर हम जोड़ लेते हैं 2 प्लस 9/2 और 2 3 4 4 9 13 13/2 आ जाएगा। तो 3 की घात 13/2। अब हमें भागित में का जो है 243 ये वाला बचा है। तो 243 को क्या लिख सकते हैं हम इधर लिखता हूँ मैं, 243 को हम 3 की घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 1/2, तो 3 की घात 5/2, ठीक है दोस्तों। तो इतना तो आपका आ गया है, ठीक है। अब करना क्या है? अब आप पढ़े होगे 7वीं 8वीं में भी पढ़े होगे कि a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। जब इस प्रकार से आपके बटे में हो, है ना, भागित में हो, तो आधार समान है और घात भिन्न भिन्न है, तो ये आपकी माइनस हो जाती है। तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3 की घात 13/2 माइनस 5/2। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो 3 की घात आ जाएगा, ये 8/2 हो जाएगा, तो 3 की घात 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 81 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं? ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। तो दोस्तों 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं 1 से 200 के बीच, ये हम कैसे निकालेंगे? तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं ये हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो 200 से हम 3 को भाग दे देते हैं तो हमारी जो 3 से विभाजित होती है वो संख्याएं निकल जाएगी। तो 3 × 6 = 18, फिर 2 बचा, 3 × 6 = 18, यानी कि ये 66 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो रही है। लेकिन एक ट्विस्ट ये है क्वेश्चन में कि वो 7 से विभाजित नहीं होना चाहिए। 3 से तो विभाजित होना चाहिए लेकिन 7 से नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे? हम 3 व 7 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे? हम 3 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं और हम इनसे
जो 66 है उससे हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 व 7 का एलसीएम क्यों लिए? क्योंकि बोला जा रहा है कि वो 7 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो जो एलसीएम लेंगे तभी हमारा क्या है, काम बनेगा। तो 3 और 7 का जो एलसीएम है वो है आपका एलसीएम वो है 21। तो हम 200/21 कर देते हैं। तो कितनी बार में जा रहे हैं आप हमारा 21 गुणा 9, हाँ 9 बार में जाएगा। 9 का 9, 9 दूनी 18, 189 आ रहा है। तो ये 9 बार में 9 तक ये आपका जाएगा। ठीक है, तो 9 संख्याएं ऐसी है जो कि 21 से विभाजित हो रही है। तो हम इनसे अब घटा देते हैं। 66 से 9 जब हम घटाएंगे तो वो संख्या आ जाएगी जो 3 से विभाजित होगी, लेकिन वो 7 से नहीं हो जाएगी। तो इतनी संख्याएं क्या है, 57 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी लेकिन 7 से नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी हमारा सही हो जाएगा। 57 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 57 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर यात्रा की जो इसके भ्रमण का 2/5 है। ठीक है, तो हमें चलिए हम यहीं से सॉल्व करते हैं। 2/5 है, जो 1200 किलोमीटर यात्रा है ना, जो विमान से यात्रा किया वो उसके भ्रमण का 2/5 है, यानी कि 2/5 यात्रा किया। ठीक है, विमान से 1200 किलोमीटर का। तो हम पूरी यात्रा कितनी किलोमीटर की है ये निकाल सकते हैं। तो 2/5 जब 1200 किलोमीटर है तो हम इसके 1200 के बराबर कर देते हैं। तो 2 6 का 12 काट देते हैं तो निकल जाएगा ये कि ये टोटल जो होगा ये होगा 3000 किलोमीटर की यात्रा है टोटल, और 2/5 है 1200 किलोमीटर। तो अब देखिएगा दोस्तों कि 1200 किलोमीटर तो विमान से कर लिए, उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की, या इसके 1/3 क्या होगी, 1/3 क्या होगी, 1000 होगी। तो 1000 तो आपकी हो जाएगी कार से की। तो फिर रेलगाड़ी से तय की गई दूरी कितनी है, तो 2200 तो कर लिया गया है ना। तो इसे घटा देते हैं 3000 से। तो 3000 से घटाएंगे 2200 को, 3000 से घटाएंगे 2200 को, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा तो 800 किलोमीटर उसने रेलगाड़ी से यात्रा की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी करता है। पहले 2 घंटे में इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और शेष यात्रा में इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 100 किलोमीटर की दूरी है। तो पहले 2 घंटे में इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे में। यानी कि मैं एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में कर रहा है, यानी कि 20 गुणा 2 यानी कि 40 किलोमीटर आपका ये कर रहा है, 40 किलोमीटर की दूरी कर रहा है ना। अलग अलग चाल है इसकी, और चाल जो है अलग अलग है। और जो बाकी की 60 किलोमीटर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर रहा है। तो इस कारण से क्या है, ये वाला सूत्र आपका नहीं लगेगा जो कि औसत चाल का सूत्र है 2xy/xy x+y, क्योंकि दूरी अलग अलग है, दूरी अलग अलग दिया गया है। दूरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 किलोमीटर कर रहा है आपका, कुछ अलग किलोमीटर से कर रहा है, और 60 किलोमीटर का, क्योंकि दूरी अलग अलग है इस कारण से ये वाला ये वाला जो फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप x और y का वैल्यू 20 और 10 रख देंगे तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए है वही फार्मूला है। आप कुल चाल बोल सकते हैं या आप इसको औसत चाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कर देंगे हम कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है हमारा, कितनी दूरी है 100 किलोमीटर। हम समय को क्या लिख सकते हैं, हम समय को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, समय हमारा दिया गया है, देखिए समय हमारा दिया गया है 2 घंटा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब हमें इसका समय निकालना है, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो है जो 60 किलोमीटर तक जाएगा, है ना। 40 किलोमीटर तक तो चले गया है पहली जो चाल है ना। फिर 60 किलोमीटर कितने जाएगा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसका टाइम निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा, ये 10 × 60, तो आपका दूसरा टाइम भी आ गया। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 8, तो 100/8 हो गया।
तो भी हम यहाँ से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100। तो 25/2 जब आ गया है हमारा, तो 25/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो 12 सही 1/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से सबसे बड़ा गोला काटा गया है, तो गोले का आयतन क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, घन है, एक घन है। घन कैसा होता है, इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सभी क्या है, बराबर होती है। तो ये घन है, ये आपकी घन है, ये हमारा घन है। और इसके अंदर दोस्तों एक गोला है, तो इसके अंदर बड़ा सा बड़ा गोला काटा गया है। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये है आपका गोला जो कि चारों भुजाओं से सटा हुआ है, ठीक है, मतलब एकदम परफेक्ट। ये आपका चारों ऊपर नीचे दाएं बाएं सटा हुआ है, ठीक है, ये चारों गोलों से सटा गया है। तो इसका जो भुजा है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ये किसकी भुजा है, ये किसकी भुजा है, ये घन की भुजा है। और ये जो गोला है ये इसी के समानांतर है, ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका व्यास, तो ये तो हो गई, ये इसकी व्यास हो गई। तो इस गोले का जो त्रिज्या होगी वो आपकी 3.5 हो जाएगी, ठीक है। जो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3.5। जब भुजा आपका 7 सेंटीमीटर है और ये इसी के समानांतर है, चारों ऊपर नीचे से सटा हुआ है गोला, बड़ा सा गोला काटा गया है, तो जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो इसकी आधी हो जाएगी, 3.5। और जो इसका आयतन होता है, अब हमें आयतन पूछा जा रहा है तो हमें त्रिज्या ही निकालनी थी। तो इसकी जो क्या होते हैं, इसकी आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r³। तो 4/3 गुणा पाई का मान होता है 22/7, और r जो है हमारा वैल्यू निकल गया, तो 3.5, 3.5 और 3.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन डी हमारा आ जाएगा दोस्तों। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है दोस्तों। मैं आप यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो 179.67 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप डेली प्रैक्टिस करिए मैथ्स की, तो आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मैथ्स बनाने का सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि आपको मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, तभी आपकी मैथ्स अच्छी होगी। दो पहियों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है। तो एक पहिया है, पहिया कैसा होता है, गोल होता है। दो पहिए हैं, ये गोल नहीं बन रहा है, दो पहिए हैं, ये गोल है, ठीक है। ये है आपका 3:4 के अनुपात में है। इसकी त्रिज्याएं क्या है, 3:4 के अनुपात में है। तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो हम पहले गोले की परिधि 2πr मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं, और दूसरे की मान लेते हैं 2πr2 मान लेते हैं। तो इनका अनुपात पूछा जा रहा है। तो इनका अनुपात जब पूछा जा रहा है तो 2π से तो 2π कट रहा है। r1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और r2 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3:4। तो सेम जैसे त्रिज्या है तो हमारी परिधि भी 3:4 होगी, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमें सिलेंडर का आयतन बताना है। उसकी ऊंचाई दी गई है 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है आधार की 5 सेंटीमीटर। तो ये तो बेलन है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका बेलन है। इस बेलन की जो त्रिज्या है ये आधार है, ये ऊपर और नीचे में दो आधार है। इसकी जो त्रिज्या है वो है हमारी, ये है हमारी, ये आधार है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है ये है हमारी ऊंचाई, ये है हमारी एज बराबर क्या है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो हमें आयतन का निकालना है। आयतन क्या होता है इसका, बेलन का πr² होता है। तो पाई का मान होता है 22/7, r का मान है हमें दिया गया है, r का मान क्या दिया गया है, 5 दिया गया है,
गुणा 5 और h का मान क्या दिया गया है, h का मान 21 दिया गया है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 तिया 21 और 22 तिया 66 गुणा 25 कर लेते हैं। तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 150 हो जाएगा 165। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आई होप मैंने जितने भी चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम डेली ऐसे ही एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप हमसे डेली जुड़िएगा। तो चलिए आज हम विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।